हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ हों, मस्त हों और पढ़ाई में व्यस्त हों। तो आज की जो टॉपिक है बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर बात किया जाए क्या है, चलिए बिना देर करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक, तो इसके पहले वाली वीडियो में आप लोगों को रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करते हैं, रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, ये सब चीज़ें बता दिए थे। ठीक, तो आज हम बता रहे हैं आप लोगों को क्या है, रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बोर्ड की परीक्षा में ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा लिहाज से, और पूछता भी है उसमें। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अपक्रिया का प्रकार। अगर बात की जाए रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, 1, 2, 4, 5, इस तरह से कुछ। तो ध्यान रखिएगा, अपक्रियाओं को देखा गया तो उनमें पाया गया कि उनकी जो क्या है अलग अलग प्रॉपर्टी के आधार पर उनको कैटेगराइज कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोगों को सिलेबस की बात किया जाए तो रासायनिक जो अपक्रिया है आप लोगों को 4-5 ठो पढ़ना है। ठीक, तो उसमें से क्या होता है, पहली की जो बात की जाए, पहली रासायनिक अपक्रिया हुआ क्या है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नेशन नेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन। तीसरा डिस्प्लेसमेंट। 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 ओके, रिएक्शंस। चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और पांचवा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन डेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक, तो आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इन्हीं दोनों के बारे में। ठीक है, इन्हीं दोनों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि आगे जो है कि ये सब बताना बहुत ही क्या होगा, लॉन्ग वीडियो बन जाएगी। तो आप लोग इतने में 2 में ही सब्र करिएगा, चिंता मत करिए और अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, एकदम बेहद ही विस्तार से पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। संयोजन, जब दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब दो पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं तो वो एक दूसरे से अपक्रिया करके केवल एक ही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं तो वो केवल कितना, एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। एक बार फिर से, संयोजन अपक्रिया कैसे परिभाषित करेंगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। केवल एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अपक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आगे बात किया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए समझिए आप लोग। जैसे मान लीजिए H2 और O2 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है, मिल करके एक दूसरे से अपक्रिया करके क्या बना रहा है, H2O बना दे रहा है ना। ये 2 पदार्थ और ये केवल एक पदार्थ। ठीक है, और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें केवल एक ही उत्पाद का निर्माण होता है।
क्या ओनली वन प्रोडक्ट बनता है, बाय प्रोडक्ट कोई नहीं बनता, यानी कि इसके साथ कोई भी अन्य तत्व का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, और भी अगर बात की जाए जैसे N2 प्लस H2 क्या बनता है, NH3 बन जाता है, NH3। देखिए ये सब समीकरण तो हैं, ठीक, लेकिन हम संतुलित नहीं करेंगे, ये आप लोगों का काम है संतुलित कैसे करें। ठीक है, फिलहाल के लिए, नहीं तो अगर आप लोग कहेंगे तो हम कर भी देंगे। चलिए देखते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, NH3 क्या, NH3 को HCl के साथ मिलाते हैं, NH3 को HCl के साथ मिलाते हैं तो क्या बनते हैं जानते हैं, NH4Cl, NH4Cl बनता है। ठीक है, इन नौसादर बनता है। अमोनिया को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है, नौसादर बनता है। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दो प्रोडक्ट हैं, दो अभिकारक रिएक्टेंट हैं और यहाँ पर ओनली वन प्रोडक्ट है। यहाँ पर भी दो अभिकारक हैं और एक ही उत्पाद है, ऊपर भी है। और भी समझिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बन रहा है तो कैसे बनता है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इसमें जो है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अपक्रिया क्या होती है। और एक बात ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है, ठीक, यह सिंप्लीफाई करता है, बेहद ही इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, कि मतलब एल्केन ग्रुप का जो भी यौगिक है, ठीक है, विब्रित श्रृंखला, समृद्ध श्रृंखला, क्या कहते हैं, ओपन चेन की जो क्या होते हैं प्रोडक्ट हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, क्या हाइड्रोकार्बन है वह क्या करते हैं, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन ग्रुप के यौगिक हो, उनको तोड़ करके किस में बनाता है, एल्केन ग्रुप का यौगिक बनाता है। यानी कहने का मतलब यह है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वह एल्कीन या एल्काइन ग्रुप के यौगिक से, ठीक, एल्कीन या एल्काइन ग्रुप के यौगिक से संयोजन अपक्रिया से, किस अपक्रिया से, संयोजन अपक्रिया से एल्केन ग्रुप का यौगिक प्राप्त किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है, और भी सुनिएगा, ध्यान समझिएगा आप लोग, असंतृप्त यौगिक से क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक से संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक प्राप्त किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे चलिए आगे समझते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा हम क्या कर रहे हैं, मतलब टर्म्स थोड़ा कठिन का यूज किए हैं, यानी क्या है कि क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसकी हम बात किए हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात किए हैं, और दूसरा क्या है, सैचुरेटेड की बात की है। किसका, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात की है। ठीक, यानी कि असंतृप्त, ध्यान समझिएगा, एकदम बेहद आसान है, चिंता मत करिए। और संतृप्त, इसके बारे में समझ लीजिए, ये दोनों टर्म्स हम यूज किए हैं। तो ये है क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिए क्या असंतृप्त क्या होता है, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या है, किन्हीं एक हाइड्रोजन, किन्हीं एक क्या, ऐसे यौगिक जिनमें किन्हीं दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, ठीक है, क्या किन्हीं दो कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता हो, उनको हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक, असंतृप्त क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनमें क्या होता है, कार्बन के बीच, किन्हीं दो कार्बन में सभी कार्बनों के बीच क्या हो, सिंगल बॉन्ड बनता हो। क्या बनता हो, सिंगल बॉन्ड बनता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग समझिए। चलिए इसको समझिए, जैसे आपका हो गया C2H2, ये टर्म्स आप लोगों को बेहद इंपॉर्टेंट है और आगे पढ़ाया जाएगा जब जो है कि हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया जाएगा तब, लेकिन फिर भी के लिए हम बता देते हैं। जैसे C2H2, ठीक है, और क्या हो जाएगा C2H4, इन दोनों को देख लीजिए। ठीक, अब यहाँ C2CH4,
एच एच यहाँ बना देते हैं। ठीक, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक, अब जब इन दोनों के बीच डबल बॉन्ड क्यों बन रहा है, ये सब जो है कि हम आप लोगों को आगे बताएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ समझ लिए 4, इसकी तक 4 होती है, एक इससे 2 हो गया, तो 2 इससे ले लिया तो ये भी संतुलित हो गया। अब इसकी संयोजकता सेम वही, एक इससे यहाँ 4 हो गया ना, 2 लेन देन कर लिया 4 हो गया। तो इसी वजह से यहाँ इन 2 कार्बनों के बीच 2 बॉन्ड बनता है, ये 2 बॉन्ड बन गया, तब भी ये असंतृप्त यौगिक। और C2H2 का क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, 2 कार्बनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आपका क्या हो गया, असंतृप्त यौगिक। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए, यानी कि ऐसे यौगिक कि जिनमें क्या है 2 कार्बनों के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक कहते हैं। और संतृप्त यौगिक क्या होता है, जैसे CH4 या C2H6। ठीक, इसको समझ लीजिए, C2H6 का C2H6 2 कार्बनों के बीच क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, संतृप्त यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक, तो जो संतृप्त यौगिक होगा वह एल्केन ग्रुप का यौगिक होगा। किस ग्रुप का, एल्केन ग्रुप का यौगिक होगा। और जो असंतृप्त होते हैं वह एल्कीन या एल्काइन होते हैं। जानकारी के लिए आप लोग बता दें, जो डबल बॉन्ड होता है वह एल्कीन होता है। क्या होता है, एल्कीन्स ग्रुप का यौगिक होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है यह एल्काइंस ग्रुप का यौगिक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है वह असंतृप्त यौगिक से हम क्या प्राप्त करते हैं, संतृप्त यौगिक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कैसे। देखिए, अगर बात किया जाए एग्जाम्पल के थ्रू कैसे ये प्राप्त करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। C2H4, क्या, C2H4। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की बौछार करते हैं। किसकी बौछार करते हैं, हाइड्रोजन की बौछार करते हैं। ध्यान रखिएगा, तप्त, ठीक है, ताप के साथ, और निकिल का चूर्ण, किसका, निकिल का चूर्ण हम लगाते हैं, निकिल का चूर्ण। क्या, निकिल का चूर्ण डालते हैं, और कितना डिग्री सेल्सियस होना चाहिए पता है आप लोगों को, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। 200 डिग्री सेल्सियस से कितना, 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब हम इसको क्या करते हैं, हाइड्रोजन फ्लो करवाते हैं, किस पर, C2H4 पर। किस पर, क्या, एथिलीन पर हाइड्रोजन का हम क्या करते हैं, बौछार करवाते हैं निकिल के चूर्ण के साथ। कितना डिग्री सेल्सियस पर, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर। जानते हैं क्या बनता है, तब ये बनता है C2H6 बनता है। क्या बनता है, C2H6 बनता है। एथिलीन से क्या बन जाएगा, एथेन बन जाता है। क्या बन जाता है, एथेन बन जाता है। और भी समझिए। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, एसिटिलीन C2H2। ठीक है, इस पर हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का बौछार करते हैं। सेम वही प्रक्रिया, तप्त निकिल चूर्ण के साथ, निकिल चूर्ण के साथ, किसके साथ, निकिल चूर्ण के साथ। कितना डिग्री सेल्सियस से कितना, 200 डिग्री सेल्सियस से कितना, 300 डिग्री सेल्सियस तक, 300 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस पर बौछार करते हैं किसका, हाइड्रोजन का। तो ये क्या बनता है, यही बनता है, C2H4 बनता है, यानी कि एथिलीन बनता है। क्या बनता है, एथिलीन बनता है। एथिलीन क्या बनता है, एथिलीन बनता है। फिर वही प्रक्रिया हम दोहराते हैं, हाइड्रोजन बौछार करते हैं किसके साथ, तप्त निकिल चूर्ण के साथ। किसके साथ, तप्त निकिल चूर्ण के साथ। फिर वही 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। तब ये क्या बनेगा, C2H6 बन जाएगा। पहले देखिए ये क्या है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन है, एथिलीन बना, फिर इसके बाद क्या बन गया, एथेन बन गया। क्या बन गया, एथेन। अब देखिए
ये आपका इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, हम क्या किए, डबल बॉन्ड वाला यौगिक प्राप्त किए, फिर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला यौगिक प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे संयोजन अपक्रिया क्या होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, दूसरी जो अपक्रिया है डीकम्पोजिशन का, क्या, डीकम्पोजिशन का। तो इसको इरेज करें, आप लोग समझ गए होंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, सेम संयोजन अपक्रिया का, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सेम इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। समझिए ना आप लोग, क्या होता है, उल्टा होता है। उसमें दो या दो से अधिक अपकारक मिल करके एकल पदार्थ का निर्माण करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एकल पदार्थ, क्या, एकल पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, और वो टूटेंगे कैसे, बाह्य कारकों से टूटेंगे, या तो उनको गर्म किया जाएगा, या तो सूर्य के प्रकाश में रखा जाएगा, या तो विद्युत अपघटन करवाया जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, वह रासायनिक अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या, जिसमें पदार्थ किसी बाह्य कारक द्वारा, ठीक, अपने से छोटे तत्वों या यौगिकों में टूट जाता है, अपने से छोटे तत्वों या यौगिकों में टूट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, AgCl है, क्या, AgCl। अब हम क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं तो ये टूटता है Ag प्लस Cl2 में टूट जाता है। किस में टूटता है, AgCl2 में टूट जाता है। ठीक, और क्या हो जाएगा, अभी आगे आप लोगों को फिर ये समझाया जाएगा। ठीक है, बस केवल आप लोगों को क्या कर रहे हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं। और मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जानते हैं किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये हो गया ना, एकल, सिंगल प्रोडक्ट है, या सिंगल पदार्थ है कोई, ठीक है, एकल पदार्थ है। ये हम क्या कर रहे हैं, कोई बाहरी कारक इसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो ये टूट जा रहा है, टूट गया ना, तो ये क्या हो गया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। ठीक, तो अब अलग अलग क्या है, बाहरी कारण के आधार पर हम क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को भी डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, तो डीकम्पोजिशन जो रिएक्शन होता है वह भी 3 प्रकार का होता है, मेनली 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा देख लेते हैं। पहला, किसके आधार पर, जब हम गर्म करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थर्मल, क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा, सेकंड है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस, ठीक है, अब ये आगे बताएंगे। तीसरे की अगर बात किया जाए, तीसरा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया, फोटोलिसिस प्रकाश विघटन, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत विघटन होता है। ठीक, तो अब चलिए आगे देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। वह अभिक्रिया, क्या, वह अभिक्रिया जो ऊष्मा दे करके विघटित होती है, यानी कहने का मतलब है
कि वह वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा देने के बाद है उसमें पदार्थ क्या होता है, विघटित होता है। ऊष्मा देने के बाद पदार्थ क्या होता है, विघटित होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया। ऊष्मीय विघटन अभिक्रिया, ठीक। जैसे अभी आप लोगों को बताएं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो ये किस में बदलता है, जानते हैं आप लोग। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये किस में टूटता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस और किस में, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। किस में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ठीक। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, समझिए ना, कि यह जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम जो कार्बोनेट है, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट यह जो है कि क्या होता है कि इसको यह संगमरमर भी बोलते हैं, संगमरमर का भी फार्मूला यही होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो एक रोचक बात आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि क्या होता है जब हम घर की पुताई करते हैं, क्या करते हैं, घर की रंगाई या पुताई करते हैं तो चूना लाते हैं बाजार से, ठीक है। जो चूना हम बाजार से लाते हैं तो वो किसका फार्म होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ध्यान रखिएगा आप लोग, उसमें हम क्या मिलाते हैं, जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, जल मिला देते हैं। तो ये किस में बदल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। किस में बदलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। फिर इसी से ही पुताई की जाती है घर की। अब देखिए क्या होता है, जब घर की पुताई की जाती है तो उसके 2-3 घंटे बाद उसमें चमक आता है, जगमगाने लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बुझा हुआ चूना, ठीक। अब 2-3 घंटे बाद क्यों आता है, तो इसका भी इसके पीछे के रीजन देख लीजिए आप लोग। क्या होता है कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ संयोग करता है, हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से। किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे संयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करता है। तो क्या बनाता है जानते हैं, ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जलवाष्प बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जलवाष्प बनाता है, ठीक है। फिर इसके बाद यही जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तभी जो कि आप देखेंगे कि चूना जब रंगाई की जाती है तो वो सख्त परत बन जाती है, ठीक है। बहुत जल्दी ये क्षरण नहीं होता है, ठीक, और चमक आ जाती है। तो यही आपका क्या है, संगमरमर भी है। क्या है, संगमरमर की तरह वो बन जाता है, ठीक। तो आप सोचेंगे कि अरे संगमरमर इस तरह बना दिया जाए क्या, संगमरमर होता है, ठीक है। और एक रोचक बात आप लोग बता दें, जो ताजमहल होता है उसका जो पत्थर यूज किया गया है वह भी क्या है, संगमरमर ही यूज किया गया है। और संगमरमर का फार्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक। और इसके बाद अगर बात की जाए कि ताजमहल पे जो पत्थर का उपयोग किया गया है उसका फार्मूला, तो कैल्शियम कार्बोनेट आप लोग बता देंगे। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही है कैल्शियम कार्बोनेट यानी संगमरमर को जब गर्म किया जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको इससे मत रिलेट करिएगा। हाँ, इसमें जो है कि ये ऊपर वाली जो अपक्रिया है यह संयोजन अपक्रिया है। कौन सा, ये संयोजन अपक्रिया है, ठीक है। और नीचे वाली जो अपक्रिया है वो आगे बताया जाएगा आप लोगों को कौन सी अपक्रिया हो रही है, ठीक, कि यह, ठीक है, आप लोग खुद बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, FeSO4 जब हम इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, जब हम इसको गर्म करते हैं तो इस किस में टूटता है, ध्यान दीजिए, Fe2, क्या, Fe2O3 फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है ये। क्या है, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस और भी क्या बन जाता है, SO3 बन जाता है।
सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड और ये सल्फर ट्राईऑक्साइड में टूटता है। ठीक, चलिए इसी लगे हम जो है कि क्या करते हैं, संतुलित भी कर देते हैं। संतुलित करने के लिए यहाँ हम क्या बढ़ा देते हैं, 2 बढ़ा देते हैं। देखिए आ जाता है कि नहीं आ जाता है, बिल्कुल हो जाता है। Fe2 सल्फर 1 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 4 दूना 8 3 3 6 2 8 हो गया ये आप लोगों का संतुलित। ठीक है, तो आप लोग संतुलित भी करते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अगली जो टॉपिक है इसमें से अगला जो क्या था, इलेक्ट्रोलिसिस क्या था, नहीं सॉरी फोटोलिसिस, क्या था, फोटोलिसिस। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। फोटोलिसिस क्या होता है, अपघटन कह लेते हैं, प्रकाश अपघटन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, क्या सॉरी कोई भी पदार्थ है, रिएक्टेंट है, ठीक, वह सूर्य के प्रकाश में रखने से, सूर्य के प्रकाश में रखने से वह क्या होता है, अपने से छोटे कंपाउंड में टूट जाता है। ठीक है, तत्व या यौगिक में टूट जाता है। कोई भी पदार्थ सूर्य के प्रकाश में रखने पर अपने से छोटे तत्व या यौगिक में टूट जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। एक बार फिर से, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखने पर, पदार्थ को सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या होता है, अपने से छोटे तत्व या यौगिक में विघटित हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल की देखिए, जैसे अभी बताए थे ना AgCl, AgOG ऑन क्या है, AgCl को जब हम क्या करते हैं, सनलाइट में रखते हैं, AgCl को सनलाइट में रखते हैं तो ये किसमें टूटता है, ये टूटता है Ag+Cl2, किसमें टूटता है, Ag+Cl2 में टूटता है। एक आधा और एग्जाम्पल देख लीजिए, AgBr क्या है, सिल्वर क्लोराइड, और क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको भी हम किस में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं तो ये किसमें टूटता है, Ag+ब्रोमीन में टूटता है। सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, इस विधि का उपयोग हम कहाँ करते हैं पता है आप लोगों को, आप लोग तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन पहले के समय में कैमरा आता था, शादी विवाह में कैमरा का यूज किया जाता था, तो उसमें रील लगाई जाती थी। क्या लगाई जाती थी, गोल सी रील होती थी। ठीक है, उसमें जो है कि पतली पतली जो है कि निगेटिव, ठीक है, निगेटिव बोलते थे हम लोग, उसको लगाया जाता था। अब जब फोटो कैप्चर किया जाता था तो निगेटिव में आ जाता था। अब निगेटिव जो है कि उसमें देखते थे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन कलर का दिखता था, जो भी छाया की तरह। ठीक, अब फिर उसको क्या किया जाता था, साफ किया जाता था, धुला जाता था, सनलाइट में रखा जाता था, फिर इसके बाद फोटो उसमें से फिर निकाला जाता था। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये, इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है, फोटोग्राफी में करते हैं। इस विधि का उपयोग कहाँ करते हैं, फोटोग्राफी में करते हैं, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटोलिसिस तो हो गया। ठीक है, आगे की अगर बात किया जाए, ध्यान दीजिए आप लोग, एक बेहद इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है, तीसरा जो है वह इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ये क्या होता है, विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। देखिए क्या होता है विद्युत अपघटन, इंपॉर्टेंट है। H2O क्या है, H2O। ठीक, H2O को जो है कि हम क्या करते हैं, विद्युत अपघटित करवाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन करवाते हैं, तो ये किस में टूटता है, H2+O2 में टूट जाता है। किस में टूटता है, H2+O2 में टूट जाता है। चलिए अब सुनते हैं कहानी क्या है, विद्युत अपघटन में H2O। ठीक है, आप लोग देखते होंगे कि मतलब ये आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा कि क्या हर प्रकार का वाटर उसमें विद्युत करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्या,
जितने भी प्रकार के मतलब हर टाइप के जो वाटर होते हैं, क्या उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है क्या? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसका जवाब है नहीं। अगर रेन वाटर है, क्या रेन वाटर है या डाइल्यूट वाटर है, ठीक, तो उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट का गुड कंडक्टर नहीं होता है। बारिश का पानी हो गया या शुद्ध आसुत जल होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है। तब किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, मिनरल्स वाटर जो है, ठीक है, या ग्राउंड वाटर जो है, ठीक, या ज़मीन पर मिलने वाला जो वाटर है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ऐसा क्यों? अभी कहोगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उसका भी H2O फार्मूला होता है, इसका भी ध्यान दीजिएगा, फार्मूला तो वही होता है, क्योंकि वो भी पानी है, ठीक है। लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें ज़मीन से कुछ मिनरल्स वगैरह जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। ये सब क्या होती हैं, उसमें मिल जाती हैं, ठीक, जिस वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होते हैं, इन्फ्लुएंट हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं, कंडक्टर हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक, वह इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो गुड कंडक्टर हो जाता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर पानी की ही बात कर रहे हैं तो यूरिन भी जो होता है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो कर जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का वो गुड कंडक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इधर देखिए, H2O यानी कि विद्युत अपघटन करवाते हैं तो H2 और O2 में टूट जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हर कोई भी अगर पूछ दिया कि क्या वाटर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या है, कि गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, अगर नॉर्मली वाटर की बात किया जाए, ठीक, तो आप स्पेशलाइज कर लीजिएगा कौन सा वाटर है। वाटर जो है रेन वाटर है या डिस्टिल वाटर है या फिर ग्राउंड वाटर है, ठीक है, तब आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे होता है। एक एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। एक ले लीजिए, क्या बर्तन ले लीजिए, ठीक, इसमें आप ग्राउंड वाटर डाल दीजिए। कौन सा? ग्राउंड वाटर डाल दीजिए, भौम जल नीचे का, जमीन के अंदर जो पानी पीते हैं वो डाल दीजिए, ठीक है। और क्या करते हैं, इनके अंदर क्या है कि दो पतली पतली छड़ डाल देते हैं, ठीक, दो पतली पतली क्या करते हैं, छड़ डाल देते हैं, और एक क्या होता है, तार से जोड़ देते हैं। इन छड़ों को तार से जोड़ देते हैं। दोनों पतली छड़ें क्या होती हैं, आप या लोहे के ले सकते हैं या कार्बन के ले सकते हैं या जो है कि कॉपर की भी ले सकते हैं, ठीक। एक हो गया प्लस और दूसरा हो गया माइनस, ठीक है। तो जब ध्यान रखिए, जो प्लस से हम जोड़ रहे हैं वह क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा। जो माइनस से हम जोड़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। क्या होगा, कैथोड हो जाएगा। अब क्या होता है, अब हम बैटरी इसमें जोड़ देते हैं, यानी यहाँ स्विच लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, की कुंजी, बटन, ठीक है। अब जैसे ही ऑन करते हैं तो आप पाएंगे कि मतलब इनमें से क्या होता है, इसके भी अगल बगल से बुलबुला निकलने लगता है, इसके भी अगल बगल से क्या होता है, बुलबुला निकलता है, इसके भी अगल बगल से, ठीक है। अब आप क्या करिए कि इसी के पास, इसके भी पास एक जो है कि ग्लास रख दीजिए, इसके भी पास ऊपर से एक ग्लास रख दीजिए, ठीक है। अब क्या पाएंगे कि मतलब अब आप ग्लास निकालिए। अब क्या होता है, बुलबुला निकल के ग्लास में गैस भर चुकी होगी, ठीक है, ग्लास में गैस भर चुकी होगी, ठीक है। अब जब ग्लास में गैस भर चुकी होगी तो अब पता कैसे करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस, ऑक्सीजन भी गैस है, ठीक है। पता कैसे करेंगे किस पर कौन सी गैस आई है, ठीक। तो ध्यान रखिए आप लोग, पहले आप क्या करिए, यहाँ पर जो गैस यानी कि एनोड पर जो प्लस चार्ज से जोड़े थे उस पर जो गैस है वहाँ पर माचिस जलाइए, उसको दूर रख करके जल्दी से क्या करिए, माचिस जलाइए। तो आप क्या पाएंगे कि वह धीरे धीरे जलेगी। क्या होगी, धीरे धीरे जलेगी। जो धीरे धीरे जलेगी समझ लीजिए कि वह क्या है, ऑक्सीजन है। जो जहाँ पर क्या होगा, जो माचिस है, फायर है, वह धीरे धीरे जलेगी आराम आराम से, तो वह क्या है, समझिए वहाँ पर ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। अब इसके बाद दूसरी भी क्या ग्लास के पास ले जाइए, फर्म देना, जो क्या होगा वो जल जाएगा, ब्लास्ट होगा पटाखे की तरह, है ना, बम बन जाएगा। तो इस तरीके से वह जो गैस होगी, समझ लीजिएगा अगर बम की तरफ फट रहा है, समझ लीजिए कि वह क्या है, हाइड्रोजन गैस है।
जिस ग्लास में बम की तरफ फट रहा है, इकट्ठा फट जा रहा है, तो समझ लीजिए कि हाइड्रोजन है। जिसमें आग क्या है, आराम आराम से जल रही है, समझ लीजिए वहाँ पर ऑक्सीजन है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि एनोड पर ऑक्सीजन जो इकट्ठा होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पर ध्यान रखिए, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाएगा। क्या, नेगेटिव। नेगेटिव किसकी तरफ आता है, पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है। नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ आकर्षित होता है। इसी वजह से ऑक्सीजन एनोड पर आ जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा, कैथोड पर आ जाता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे जल का विद्युत अपघटन करवाने पर H2O2 में कैसे टूटता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से और भी समझ सकते हैं आप लोग। क्या हो जाएगा आपका KCl है। क्या, KCl, KCl, KCl का भी विद्युत अपघटन करवाते हैं, विद्युत अपघटन करवाते हैं। तो किस में टूटता है, K पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। सेम यही प्रोसेस। तो एनोड पर क्या आएगा, Cl आएगा। क्या आएगा, Cl, और कैथोड पर K आ जाएगा। ये आपका K प्लस Cl2 में टूट जाएगा KCl। और भी क्या हो जाएगा, NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, इसका भी विद्युत अपघटन करवाते हैं। ठीक है, तो ये किस में टूटता है, सोडियम प्लस Cl2 में टूटता है। किस में टूटता है, सोडियम प्लस Cl2। सोडियम कहाँ आएगा, कैथोड पर। सोडियम कहाँ आएगा, कैथोड पर। और क्या होगा, क्लोरीन कहाँ जाएगा, एनोड पर जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज के दिन बस इतना ही, अब आगे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, एक और बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ये सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी इसका लाभ जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड आपके उठा सकें। ठीक, तो जय हिंद।